हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने क्लास 11th की का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, अध्याय 11th यानी कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज होता है, उसके बाद M प्रावस्था यानी सूत्री विभाजन होता है। किस फेज में क्या क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। एम फेज यानी कि सूत्री विभाजन को माइटोसिस फेज भी कहते हैं और इसको इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं इक्वेटोरियल डिवीजन क्योंकि सबसे पहले जो होता है अंतरावस्था में जाता है। अंतरावस्था में G1 फेज, S फेज और G2 फेज होता है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या होता है। यानी कि समझ लीजिए अंतरावस्था जो है सेल के डिवीजन से पहले, कोशिका चक्र से कोशिका विभाजन के पहले की तैयारी है। उसके बाद फिर ये सूत्री विभाजन होता है। तो हमारा जो ये उसके बाद अंतरावस्था के बाद जो एम प्रावस्था आती है, माइटोसिस फेज, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। माइटोसिस फेज में भी 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिसको पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था कहते हैं। तो इसमें भी क्या क्या हो रहा था ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इस चैप्टर की पहले की वीडियो देखें, जिसमें हमारा जो ये कंटिन्यूएशन में वीडियोस है आपको समझ में आए ये चैप्टर। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि ये जो एम फेज है, माइटोसिस जो डिवीजन होता है, उसमें सूत्री कोशिका विभाजन में ये होता है कि जितने जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो सेम रहती है। ऐसा नहीं होता है कि वो चूंकि वो दुगने हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आधे आधे चले जाएं। तो इसके आधार पर जो भी आनुवंशिकता होगी वो सेम, एकदम सेम होंगे, अपने माता पिता जैसे सेम होंगे, 1 से 2 का बनना। अब सूत्री कोशिका विभाजन का क्या महत्व है ये हमें देखना था। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों व सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी में के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक होगा। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहाँ आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः सामान्य आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के द्वारा होती है। यानी जो मान लीजिए जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें जो वृद्धि होती है तो वो सूत्री विभाजन द्वारा होती है। मीन्स कि अगर कोई सेल परमानेंट डिवाइड कर रही है, मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई पार्ट है, उसमें किसी सेल का रिप्लेसमेंट होना है, कोई सेल है वो ख़राब हो गई है, उसकी जगह नई सेल आनी है, तो ये सूत्री विभाजन द्वारा होगा। माइटोसिस डिवीज़न यानी कि जितने क्रोमोसोम उस सेल में प्रेजेंट होंगे सेम क्रोमोसोम चाहिए, तो यहाँ पे सूत्री विभाजन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, आधा आधा क्रोमोसोम हो जाए, नहीं, ये केवल प्रजनन के टाइम पे होता है। लेकिन बाकी जो होता है उनकी वृद्धि जो होगी सूत्री विभाजन के द्वारा होगी। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच का अनुपात जो है अव्यवस्थित हो जाता है। मतलब जब कोशिका में वृद्धि होती है, बढ़ता है, तो केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच का अनुपात बिगड़ जाता है। लेकिन जब वो डिवीजन होता है तो ये ज़रूरी है कि केंद्रक और कोशिका द्रव का जो अनुपात है वो बराबर बना रहे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती रहती है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई सेल डिजनरेट कर जा रही है, ख़राब हो जा रही है, या मान लीजिए हम अपनी स्किन देख लेते हैं या कोई वुंड होता है तो वहाँ पे नई सेल का फॉर्मेशन होकर वो वुंड हील हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन होता रहता है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं यानी स्किन की, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। यानी ये कोशिकाएं जो होती हैं हमेशा बदलती रहती हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है। हमने अभी जो पढ़ा था वो था समसूत्री विभाजन। अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन क्या है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अर्धसूत्री यानी आधा सूत्र, ठीक है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, हम सबको पता है
कि दो युग्मक का निर्माण होता है, एक मेल से और फीमेल से जाता है, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक फिर उसके बाद जाके जायगोट बनता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, यानी अलग तरीके का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि अगर कहीं पूछता है कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या होता है कि अभी हमने क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से जो होते हैं क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से। हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ को। अगर आपको याद होगा तो रिकॉल करिए कि हमने ये पढ़ा था कि फीमेल जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, तो मेल में 46 क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, 22 पेयर्स, और उसके बाद एक सेक्स क्रोमोसोम जिसमें एक्स और वाई प्रेजेंट होता है, और फीमेल में 22 पेयर्स और प्लस एक्स प्रेजेंट होता है। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक्स होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं 22 पेयर्स, लेकिन जब हम इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्या हो रहा था कि एक ही मतलब पेयर नहीं, एक दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम, जैसे कि 22 जोड़े थे तो केवल 22, और उसके बाद सेक्स क्रोमोसोम में से या तो एक्स या तो वाई मेल से जा रहा था, और फीमेल से 22, और मतलब इन दो में तो एक्स ही होता है तो सिर्फ एक्स ऐसे जा रहा था। ट्वेंटी टू पेयर्स, यहाँ पी से मतलब पेयर्स है, प्लस एक्स वाई, और उसके बाद था 22 पेयर्स प्लस एक्स। अब उसके बाद ये यहाँ पे जब जा रहा था तो 22 पेयर नहीं जाएगा, अब केवल 22, मान लीजिए यहाँ पे एक्स किया और यहाँ पे 22 प्लस एक्स किया। अब ये 22, अब ये दोनों को मिला के जो जाइगोट बनेगा उसमें 22 जोड़े अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि 22 मेल से 22 फीमेल से 22 जोड़े, और उसके बाद एक्स, यानी कि ये होगी फीमेल। तो इस तरीके से होता है अर्धसूत्री विभाजन में। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है। अयन निषेचन के दौरान द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। यानी कि जब पहले क्या होता है कि अगुणित अवस्था जो होती है, यानी कि 2n है तो n हो जाएगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं। जब विभाजन होता है, फिर जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर से वो द्विगुणित हो जाते हैं, क्योंकि एक मेल से और एक फीमेल से उन्हें मिल जाता है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मक उत्पन्न होते हैं, अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। यानी कि क्या होता है कि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से फिर अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अब इसकी विशेषताएं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट व अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इसमें विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है, यानी कि ये भी दो फेज में होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री सेकंड, लेकिन जो डीएनए प्रतिकृति होती है केवल एक चक्र में होती है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है, और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन जो होता है उसमें समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अब देखिए, अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया, वही 4 फेज में डिवाइड किया गया। अब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हम लोग कैसे होता है ये पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो ये भी लंबी और जटिल होती है। यानी कि इसमें भी ये भी पहले वाले उसकी तरह समसूत्री विभाजन की तरह जो होता है उसकी तरह पूर्वावस्था होती है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे तनुपट्टु यानी लेप्टोटीन
युग्म पट्ट जाइगोटीन, स्थूल पट्ट यानी पैकेटीन, द्विपट्ट डिप्लोटीन व पारगतिकर्म डाइकाइनोसिस। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट्ट लिप्टोप्रोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र सीधे सीधे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, यानी कि इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का संघनन यानी पूरे कॉम्पैक्ट होते हैं, पूरी तनुपट्ट अवस्था के दौरान जारी रहते हैं। इसके उपरांत पूर्वावस्था का फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, जिसे युग्म पट्ट कहते हैं यानी जाइगोटीन। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्र का आपस में युग्मन प्रारंभ होता है, यानी ये आपस में जुड़ने लगते हैं। इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। फिर आता है तीसरा फेज युग्म पट्ट जाइगोटीन। तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों के युग्मक को समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टोनोमिल सम्मिश्र कहते हैं। इस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, जिसे युगली या चतुष्टक कहते हैं। अब पूर्वावस्था फर्स्ट की जो दोनों अवस्थाएं स्थूल पट्ट पैकेटीन अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्धसूत्र गुणसूत्र चतुष्क के रूप में दिखाई देते हैं, यानी चतुष्क के रूप में दिखाई देने लगते हैं, क्यों? चूंकि जो पूरा गुणसूत्र था वो इकट्ठे हो गया, एक साथ जुड़ गया। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखने लगती हैं, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है, यानी आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ये देखिए यहाँ पे पूर्वावस्था फर्स्ट में ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पे अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स प्रकार की संरचना को कायस्मेटा कहते हैं, और इसकी जो अंतिम अवस्था है प्रगतिक्रम यानी ये पूर्वावस्था के बारे में बता रहा है, जिसमें कायस्मेटा का उपांति भवन हो जाता है, जिसमें कायस्मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। वह तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे अलग होना शुरू होगा। ये देखिए पूर्वावस्था में सब इकट्ठे हो गए, मध्य अवस्था में ऐसे मिडिल में होके फिर अलग अलग होंगे। मध्य अवस्था में क्या हो रहा है? मध्य अवस्था फर्स्ट युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी मध्य रेखा की जो एकदम मिडिल में जो पट्टिका होती है उस पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और जो तर्क तंतु होते हैं वो भी बन जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्क तंतुओं की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। जो मिडिल वाला होता है उसको काइनेटोकोर कहते हैं। उसके बाद पश्चावस्था में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। देखिए पश्चावस्था, ये देखिए। अब है अंत्यावस्था। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव का विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतराल अवस्था कहते हैं, यानी कि इंटरकाइनोसिस। जहाँ पे भी इंटर वर्ड आता है यानी दो के बीच में, और इंट्रा मीन्स अंदर, तो इंटर मीन्स दो के बीच में। ये सामान्यतः कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता। उसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आ जाती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफ़ी सरल होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया है फॉर्मेशन। अब आती है अर्धसूत्री विभाजन की का सेकंड फेज, पूर्वावस्था। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले वह कोशिका द्रव विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है, यानी कि ये सामान्य सूत्री विभाजन जो था उसकी तरह होता है, चूंकि हमारे क्रोमोसोम जो है डिवाइड कर चुके हैं। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है, यानी सेम उसी तरह होता है जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था। ये उसी तरह की प्रक्रिया है।
और ये किस में होती है? लैंगिक जनन में। जब लैंगिक जनन होता है तो इस तरह होती है। तो इस तरह से जो था हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।